हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसर ITI क्लास। चलिए आज के इस वीडियो में पहले होमवर्क देख लेते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम कुछ होमवर्क दिए हुए थे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा का मान क्या है। इसमें एक सर्किट दिया हुआ है, 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है। ठीक है ना, बैटरी है और यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यानी 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 1 एम्पियर मीटर लगा हुआ है और ये पूछ रहा है कि इस सर्किट से धारा का मान क्या होगा। यानी इस रेजिस्टेंस के जगह पे रेजिस्टेंस हो या कोई लोड हो या फिर 1000 ओम का कोई बल्ब लगा हुआ है, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस का कोई बल्ब लगा हुआ है या फिर कोई मोटर हो, जो भी हो, कोई लोड है। तो अब यहाँ से धारा का मान क्या होगा। तो आप लोग क्या जवाब दिए हैं इसमें से, 5 एम्पियर, इधर बी ऑप्शन है 1 एम्पियर है या फिर 0 है। देखना है क्या होता है, डीसी करंट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ठीक ना, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, यहाँ से धारा चला, यहाँ तक आया और यहाँ से आया और यहाँ पे क्या है, खुला परिपथ है। और हम बताए हुए थे, विद्युत धारा जब पढ़ाए हैं तो उसमें हम बेस्ट एग्जाम्पल बताए थे कि जब चोर चोरी करने के लिए आता है तो उसको निकलने का भी रास्ता मिलना चाहिए, तभी वो चोरी करके ले जाएगा सामान। अगर उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वो चोरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक ना। तो वो रिटर्न यहाँ से एंट्री तो मार लिया और निकलने का रास्ता इसको बंद है, तो चोरी तो हो नहीं पाया। यानी धारा यहाँ से चला और यहाँ रास्ता बंद है, तो धारा चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान इस सर्किट में 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, और इसी में पूछा जाएगा प्रतिरोध का मान क्या है। प्रतिरोध R का मान क्या है। तो R का मान जब खुला परिपथ होता है तो उसका R का मान इन्फिनिटिव होता है, जो इस प्रीवियस वीडियो के लास्ट में हम पढ़ाए हैं ओपन सर्किट। तो उसमें ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान इन्फिनिटिव होता है। वो कैसे, तो V = IR। ठीक है, तो हम निकालेंगे R बराबर V/I। तो V का मान 5 है और I का मान यहाँ पे कितना होगा, I का मान, धारा का मान 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मोड हो जाएगा। यानी R जो हो जाएगा इन्फिनिटी मोड, प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। यहाँ पे इधर लिख देते हैं इन्फिनिटी मोड। ठीक है ना। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण। पदार्थ का छोटा कण अणु हो गया, अणु में परमाणु मौजूद होता है। और परमाणु में क्या क्या होता है, परमाणु में नाभिक होता है, ऑर्बिट होता है, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो यानी परमाणु में क्या क्या मौलिक 3 कण उपस्थित हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में देखना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने का क्या सूत्र है। ठीक है, विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने का क्या सूत्र है। तो जब विद्युत धारा पढ़ा रहे थे तो क्या पढ़ाए थे, विद्युत धारा बराबर यहाँ पे करंट बराबर क्या पढ़ाए थे, Q/T, आवेश अपन समय, है ना, आवेशों के सतत प्रवाह था ना। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट गुने समय हो जाएगा ना। तो इसमें देखना है करंट गुने समय यहाँ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव पोटेंशियल कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत।
जब हम डिफरेंट बिटवीन न्यूट्रल, फेज एंड अर्थ पढ़ा रहे थे, उसी में ट्रांसमिशन भी पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन में हम बताए हैं कि जनरेटर से फेज वायर को लेके जाते हैं लोड तक, ठीक है ना, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हो, चाहे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से हो, सिंगल फेज जनरेटर से हो, या 3 फेज जनरेटर से हो। तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रल को नहीं लेके जाते थे, इसलिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बच जाए, थोड़ा सा लागत कम हो, और उस न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते थे, यानी न्यूट्रल को फाइनली कहीं ना कहीं अर्थ कर देते, पृथ्वी के अंदर डाल देते ताकि वो ग्राउंड हो जाए, ठीक है ना। तो मेनली न्यूट्रल क्या है, अर्थ के रूप में, है ना। अर्थ तो एक सेफ्टी है, ठीक ना। तो वो भी फाइनली क्या करती है, फेज, जब ये मतलब बॉडी में करंट आ गया कोई डिवाइस में, तो अर्थ वायर क्या करती है कि फेज को ग्राउंड कर देती है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल भी वही करती है, ठीक। तो उसमें क्या बताए थे कि प्लस 230 वोल्ट हो तो एसी करंट में डायरेक्शन क्या होता है, फेज से न्यूट्रल की तरफ। प्लस 230 वोल्ट हो तो फेज से न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी अर्थ की ओर, ठीक है ना। अब माइनस 230 वोल्ट हो तो ग्राउंड से, न्यूट्रल से फेज की तरफ, यानी अर्थ से फेज की तरफ। तो वही सेम क्वेश्चन यहीं पे है, ठीक ना। इसलिए हम बोल लेते हैं वो VVI पॉइंट है, डायरेक्शन, और इस पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जब प्लस 230 वोल्ट हो एसी करंट में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा बदलते रहती है। डीसी में एक ही दिशा होती है, लेकिन एसी में क्या है, बदलते रहती है। तो बदलते रहती है तो प्लस 230 वोल्ट होता है तो फेज से न्यूट्रल की तरफ जाती है, यानी अर्थ की तरफ, यानी पृथ्वी की तरफ, ठीक है ना। तो जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो विभव कैसा होगा, प्लस 230 वोल्ट होगा, यानी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास कब होगा, जब विद्युत धारा कोई वायर से, कोई चालक पदार्थ से अगर प्रवाहित होता है तो वो कैसे हम जानेंगे उसके बारे में, चमकने से। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सुचालक पदार्थ चमकेगा ही, ठीक है ना। उत्पन्न प्रभाव से, हाँ, उत्पन्न प्रभाव से। अब किस तरह का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उस प्रभाव से हम आभास करेंगे कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। जैसे किसी में चुंबकीय फील्ड तैयार होता है, तो किसी में ऊष्मीय ऊर्जा तैयार होता है, तो किसी में प्रकाश उत्सर्जित होती है। तो उत्पन्न प्रभावों से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। आइए हम अब टॉपिक पे चलते हैं। आज का कुछ लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, जैसे घर में जो हम लोग बिजली यूज करते हैं तो कितना यूनिट उठेगा, कितना वाटेज का बल्ब यूज करेंगे, कितना वाटेज का उपकरण यूज करेंगे, तो कितना यूनिट उठना चाहिए, तो उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, घरों में व्यय यानी खर्च, विद्युत ऊर्जा की माप, जैसे हम 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं प्रत्येक दिन 4 घंटा, तो 1 महीना में कितना यूनिट उठेगा, इस तरह से कैलकुलेशन आना जरूरी है कि नहीं है ना, इम्पोर्टेंट। तो देखिए, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा यानी यूनिट में की जाती है। उसका किस में, किलोवाट घंटा यानी यूनिट में रहती है, ठीक ना। उसको जब मीटर को प्रेस करेंगे तो उसमें kWh में मीटर वाले रीडिंग करने के लिए आते, kWh, किलोवाट घंटा, यानी वही होता है यूनिट, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है kWh में कुल शक्ति गुने टोटल समय अपन 1000, ठीक ना। या फिर कुल शक्ति के जगह पे वोल्ट इंटू एम्पियर गुने समय, है ना। वोल्ट शक्ति बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर गुने समय। तो
तो डिवाइड बाय 1000, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो अब इस पे एक क्वेश्चन हम दे दिए हैं बनाने के लिए, तो देख लेते क्या है क्वेश्चन। एक घर में 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हुए हैं। एक बल्ब में, एक घर है जिसमें 220 वोल्ट सप्लाई जा रही है। जितना भी घर है सब में सिंगल फेज जाती है और 220, 230, 234 इस तरह से वोल्टेज सप्लाई जाती है, ठीक है ना। तो उसमें सॉरी 40 वाटेज का, वैसे 100 वाटेज का बल्ब होता है, ट्यूबलाइट 20 वाटेज का होता है, ठीक ना, वाट का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 वाट का 5 बल्ब यूज हो रहा है, ठीक ना, 5 बल्ब यूज हो रहा है। और बल्ब जो है सो 5 घंटे प्रतिदिन शाम 6 बजे से लेके और 11 बजे रात तक, मतलब 5 घंटा प्रत्येक दिन जल रही है। और एक महीना में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो 30 दिन का, तो बल्बों द्वारा एक माह में व्यय की गई यूनिट की संख्या बताइए। कहने का मतलब 40 वाट का बल्ब हम 5 बल्ब जला रहे हैं 30 दिन के लिए और प्रत्येक दिन 5 घंटा, तो कितना यूनिट उठेगा, तो उसका वैल्यू निकालना है। तो बता देते हैं इसका क्या है व्यय, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या है फार्मूला? विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा kWh में होता है, ठीक ना, या यूनिट। क्या है? कुल शक्ति, इसमें शक्ति दिया हुआ है 40 वाट। अगर वोल्ट और एम्पियर दिया रहता तो फिर वोल्ट और एम्पियर लगाते हैं, या फिर शक्ति निकाल लेते हैं। कुल शक्ति गुने समय, कुल समय अपन 1000, ठीक है। तो कुल शक्ति कितना है? 40 वाट का एक बल्ब है, तो 40 वाट का एक बल्ब है। कितना बल्ब है? 5 बल्ब है। तो एक बल्ब 40 वाट का, तो 2 बल्ब 80 वाट का, तो 5 बल्ब 40 गुने 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 गुने 5, ठीक है। समय निकालना है, एक दिन कितना घंटा जल रही है? एक दिन 5 घंटा। तो एक दिन जब 5 घंटा जल रही है तो 2 दिन 5 दूना 10, 3 दिन 5 गुने 3, 5 या 15, तो कितना दिन जल रही है? 30 दिन। तो 5 गुने 30 अपन में 1000, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, 5 दूना 10, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा रिजल्ट? 2 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 3, तो कितना हो गया? 5 दूना 10 या 30 यूनिट हुआ आंसर, या फिर kWh में, ठीक, इसका आंसर। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वाट का बल्ब है अपने पास, ठीक है, 1 वाट का बल्ब है और सप्लाई जो है सो 220 वोल्ट है। कितने समय जलने पर 1 यूनिट उठेगा? 1 वाट का बल्ब है, 220 सप्लाई दे रहे हैं, उसको कितना देर जलाएंगे तो 1 यूनिट उठेगा। यानी क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। पावर भी दिया हुआ है, यूनिट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर, सॉल्यूशन देखते हैं। व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति है, तो कुल शक्ति
गुने कुल समय अपन 1000। ठीक है, तो अब देखते हैं वह विद्युत ऊर्जा दिया हुआ है 1 यूनिट, तो यहाँ पे इसका मान दे दिया है 1 यूनिट। कुल शक्ति दे दिया हुआ है 1 वाट का बल्ब है और एक ही बल्ब है। ठीक है ना, तो 1 वाट का बल्ब है, एक ही बल्ब है। ठीक है ना, समय पूछ रहा है तो समय को हम x मान लेते हैं। ठीक है, और 1000 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 1000 आवर हो जाएगा, क्योंकि kWh में होता है, ये आवर में होता है। तो ये x को 1000 घंटा अगर हम बल्ब को जलाएंगे, 1 वाट के बल्ब को जब हम 1000 घंटा जलाएंगे तब जाके ये इतना मतलब 1 यूनिट उठेगा 1000 घंटा। अगर इसको हम डे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से भाग दे देंगे। अगर डे में कन्वर्ट करेंगे डे में तो क्या करेंगे, x बराबर 1000 भागा 24, तो कितना होता है उतना डे हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 41.66 डे। इतना दिन लगातार जलाएंगे तब जाके 1 यूनिट उठेगा 1 वाटेज का। जैसे 0 वाट का बल्ब होता है ना, 1 वाटेज का बल्ब होता है। 1 वाटेज का बल्ब इतना दिन जलाएंगे तब जाके 1 यूनिट उठेगा, यानी वही 5 रुपया के समथिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वाटेज का बल्ब है अपने पास। कितना बल्ब है, 5 बल्ब है। ठीक, लैंप बल्ब, और यूनिट है 50 पैसे kWh, यानी 1 यूनिट का 50 पैसा कीमत है। की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा, 4 घंटा ही जलाया गया है। 200 वाट का 5 बल्ब को टोटल समय दे दिया, 4 घंटा ही जलाया गया है, तो उसका मूल्य कितना हो गया, जबकि 1 यूनिट का मान दे दिया गया है 50 पैसा। तो इसको बनाइए, तो वीडियो को पॉज करके। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 200 वाटेज का बल्ब है तो बस वही सेम फार्मूला में लगाएंगे, वह विद्युत ऊर्जा बराबर kWh, या यूनिट में क्या होता है, कुल शक्ति गुने कुल समय अपन में 1000। ठीक है, तो यहाँ क्या दे दिया है, यूनिट नहीं दिया है। ठीक है, 200 वाट का एक बल्ब है, जो कितना बल्ब यूज कर रहे हैं, 5 बल्ब, तो यहाँ कुल शक्ति दिया हो जाएगा 200 वाट। कितना, एक बल्ब जलाएंगे तो 200 वाट, तो 2 बल्ब 400, यानी 200 गुने 2 तो 5 बल्ब, तो 200 गुने 5। ठीक है, कुल शक्ति। कुल समय, टोटल समय 4 घंटा ही जल रही है, 4 आवर। ठीक, 4 घंटा ही जल रही है, डिवाइड बाय 1000। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम आगे लिख देते हैं कहीं कंफ्यूज ना हो। 200 गुने 5 चौक 20 अपन 1000। ठीक है ना, ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यूनिट। ठीक, तो यानी कितना, 1 यूनिट का कितना पैसा, 1 यूनिट का कितना है, 50 पैसा, 0.50 पैसा। ठीक है ना, 50 पैसा, यानी इसको रुपया कर सकते हैं, इतना रुपया। ठीक ना, या 50 पैसा। ठीक, तो 1 यूनिट का, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 0.50 गुने 4, तो कितना हो जाएगा,
इसको 50 भागा 100 गुने 4, ठीक। 5 दूना 10, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2 रुपया आंसर। यानी इसमें 2 रुपया है, ये है डी ऑप्शन, ठीक है। और भी क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता प्रत्येक दिन अपने 4 घंटे के लिए 100 वाट का बल्ब, पाँच बल्ब 100 वाट का है, ठीक ना, 2 घंटे के लिए जलाते हैं, ठीक ना। प्रत्येक दिन 2 घंटा शाम में पाँच बल्ब है 100 वाटेज का जलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 125 वाट का टीवी है और 1 घंटे टीवी है जो 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए 100 वाट का 5 बल्ब, 2 घंटे के लिए 125 वाट का एक टीवी और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है और 40 पैसे प्रति यूनिट की दर है। तो पूरे कितना उसको पैसा लग जाएगा, ठीक ना। तो अलग अलग से सब का यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है, अलग अलग यूनिट निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, वह विद्युत ऊर्जा कुल शक्ति गुने कुल समय भागा 1000, ठीक है। तो पहले देखते हैं किसका, 5 बल्ब का। तो टोटल वाटेज कितना हो जाएगा, 100 वाट का एक बल्ब है तो 5 बल्ब यूज हो रहा है, तो 100 गुने 5, ठीक है। उसके बाद टोटल समय, इसमें टोटल समय कितना लग रहा है 4 आवर, 4 आवर, ठीक है। इतना हो गया अपन 1000, ठीक। उसके बाद प्लस जोड़ देंगे, सबका यूनिट जोड़ देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, टीवी जो है, एक टीवी है जो 2 घंटे के लिए, वो 150 से 125 वाटेज का है, ठीक ना। एक ही टीवी है, तो टीवी 125 वाट का है और एक ही टीवी है, ठीक है ना। और वो कितना देर के लिए चलती है, सिर्फ 2 घंटा के लिए, तो इतना गुने 1000। फिर नेक्स्ट है, 1 घंटे के लिए 500 वाट की विद्युत इस्त्री, तो एक ही विद्युत इस्त्री है, इलेक्ट्रिक आयरन, और कितना समय 1 घंटा 1 आवर के लिए जलती है, ठीक, डिवाइड बाय 1000। या फिर हम ये ऊपर में एक ही बार 1000 और ऊपर में ही सब प्लस प्लस करके एक बार ले सकते हैं, ठीक ना, वैसे भी, ठीक ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ ये। अब इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 गुने 5 चौक 20 अपन 1000। अभी हम नहीं काट रहे हैं इसलिए कि कहीं देखने में कहीं कुछ दिक्कत हो, इसलिए यहाँ पे हम डिवाइड करके काटेंगे, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा, 125 गुने 2 अपन 1000, इधर कितना हो जाएगा 500 अपन 1000। अब देखते हैं, ये 500 दूना 1000, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, ये शून्य, ये दोनों शून्य कैंसिल, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, 2 शून्य, इधर कितना 5 दूना 10, 25 25, ठीक, 25 चौका 100, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसमें कितना हो गया, इसमें 2 बच गया, ठीक। अब इसमें कितना बच गया, 1/4, इसमें कितना बच गया 5/2, ठीक है। अब इसको 4 और 2 को एलसीएम, 2 दूना 4, ठीक है।
4, इधर 4 दूना 8, इधर कितना हो जाएगा 1, इधर 2 दूना 4 2, 5 दूना 10, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा 19/4, यानी कितना यूनिट उठ रहा है इसका, लगभग कितना हो जाएगा 4 चौका 16, और इधर 16 17 18 19 3, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, इतना यूनिट के लगभग में उठ रहा है। यहाँ कितना है, 1 यूनिट का कीमत है 0.40 रुपया, तो कितना है 4.7 यूनिट का कीमत, तो 0.40 गुने 4.7, तो कितना हो जाएगा 40/100 गुने 47/10, ठीक है। तो ये सुन्ना कैंसिल, ठीक, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 0, ठीक, ये 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 47/25, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 25 इकाई 25, 1.9 के समथिंग में जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। कितना हो जाएगा इसका, डिवाइड कीजिए तो 1.88 हो रहा है इसका, ठीक है ना, 1.88 रुपया, यानी 1.9 के करीब जा रहा है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है, इम्पोर्टेंट है। वोल्टेज को तो उसको भी बता देते हैं। विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है, तो एम्पियर मीटर आता है, एमीटर आता है, ठीक ना। और उस सर्किट में उसको सीरीज में मेजर करते हैं, सीरीज में कनेक्शन करते हैं, मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हैं या एम्पियर मीटर भी आता है, एमीटर, ठीक है ना। और धारा को मेजर करने के लिए उसका जो इकाई होता है एम्पियर होता है, और छोटी धाराओं मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर होती है। तो उसी का पॉइंट हम लिखा दिए हैं। देखिए विद्युत धारा के लिए ऐसा इकाई जो है सो एम्पियर होता है, ठीक है। छोटी धाराओं को मिली एम्पियर में मापा जाता है। 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर होता है, 1000 मिली एम्पियर होता है, ठीक है ना। और 1 मिली एम्पियर बराबर 0.001 एम्पियर होता है, ठीक है। उसके बाद विभिन्न विद्युत उपकरणों को चालू करने के लिए विभिन्न आकारों के विद्युत प्रवाह की आवश्यकताएं होती है। जैसा लोड उस हिसाब से विद्युत प्रवाह होती है। बड़ा बड़ा लोड होगा तो बहुत ज़्यादा धारा की आवश्यकताएं होती है। छोटा लोड है, छोटी लोड है तो थोड़ी देर धारा की मतलब कम धारा प्रवाह होगा उससे, ठीक है ना। करंट मापने का यंत्र जो होता है सो एमीटर होता है। एमीटर के द्वारा करंट मेजर किया जाता है। एक विद्युत प्रवाह को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है एमीटर, जिसका हम एम्पियर होता है, मिली एम्पियर होता है, ये माइक्रो एम्पियर होता है, ठीक है ना। एम्पियर मीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट से मापा जाता है, सीरीज से जोड़ा जाता है। जैसे ये एम्पियर मीटर है, ठीक ना, उसमें एक टर्मिनल नेगेटिव एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ठीक ना। इस तरह से एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये इधर का टर्मिनल प्लस है, इधर का माइनस है। यहाँ पे एक बल्ब है तो माइनस को बल्ब के माइनस से कनेक्शन होता है और इसके प्लस से कनेक्शन होता है। तो इस सर्किट में हम चाहे तो यहाँ पे ब्रेक करके कनेक्शन कर सकते हैं या यहाँ पे ब्रेक करके, ठीक ना। अब जैसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ एम्पियर मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन कर देंगे और इसके निगेटिव टर्मिनल से ये टर्मिनल को कनेक्शन कर देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल को ही बीच में ब्रेक करके इधर रहता तो इधर भी ब्रेक करके इसके निगेटिव टर्मिनल से होते हुए इसके पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए यहाँ कर देते कनेक्शन। तो इस तरह से
करंट मेजर किया जाता है। वोल्टेज मेजर करना होता है तो ठीक उसी तरह वोल्टेज रहता है, और इसका प्लस पॉजिटिव प्रोब्स और इसका निगेटिव प्रोब्स डायरेक्ट यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव पे कनेक्शन करते और ये सर्किट ब्रेक नहीं करते। तो इसका वोल्टेज ईएमएफ बताता। अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज अगर कनेक्शन करेंगे तो वो फिर यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बताता, लोड वोल्टेज बताता, विभवांतर बताता यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो इस तरह से करंट मेजर किया जाता है और वोल्टेज भी इसी तरह से मेजर किया जाता है। सर्किट में विभिन्न विद्युत घटकों को दर्शाने के लिए कुछ सिंबल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे स्विच है, तो स्विच को बिल्कुल हूबहू सर्किट में दर्शाने में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। या फिर बल्ब है, या फिर कॉइल ट्रांसफार्मर है, हर किसी का अपना अपना सिंबल होता है, ठीक ना। वो सिंबल थोड़ा बहुत देखते चलिए अभी से ही, ठीक है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, बैटरी होता है, इस तरह से होता है ना सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। तो जो भाग निकला रहता है वो पॉजिटिव होता है, जैसे जिधर से उठ कर आता है, और जो प्लेन होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। उसको अगर सिंबॉलिक दर्शाएंगे तो इस तरह से एक छोटी लाइन होगा, एक बड़ी लाइन होगा। बड़ी लाइन ऑलवेज टाइम पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटी लाइन वाली हर हमेशा निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को रेड कलर से, मतलब उसका वायर जो होता है सो रेड होता है, और निगेटिव टर्मिनल ऑलवेज टाइम ब्लैक कलर होता है, ठीक है। बैटरी सेलों के समूह, 2 या 2 से अधिक सेल होता है तो वो बैटरी होता है। तो जैसे यहाँ देखिए कितना सेल है, 1 2 3 सेल का समूह है। इधर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बैटरी का सिंबल 2 या 2 से अधिक दर्शाना है, ठीक है ना। 2 भी दर्शा सकते हैं तो बैटरी ही कहलाएगा, 3 दर्शाएंगे तो भी बैटरी ही कहलाएगा, 4 दर्शाएंगे तो भी बैटरी ही कहलाएगा। मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितना यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा क्या है यूज करना है, ठीक है। बल्ब का सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है। एलईडी बल्ब का सिंबल इस तरह से होता है, डायोड की तरफ देके और ऐसे करके ग्लो करता हुआ एलईडी बल्ब का, ये एलईडी बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है। स्विच का इस तरह से स्विच, ये ओपन स्विच हो गया। अब बंद स्विच होगा तो इस पे चढ़ जाएगा, सट जाएगा तो बंद, ठीक है ना। कनेक्टिंग वायर्स, जब आपस में कोई सर्किट बना रहे हैं, इधर से भी लेके जा रहे हैं, ऊपर से भी लेके जा रहे हैं, तो अगर वो ज्वाइंट है कि नहीं ज्वाइंट है वो कैसे पता चलेगा, और लगेगा कि ज्वाइंट है। तो जब ज्वाइंट रहे तो फिर, अगर ज्वाइंट ना रहे, ज्वाइंट रहे तो इस तरह से यहाँ पे डॉटेड रहेगा, ठीक है। अगर ज्वाइंट ना रहे तो ये इस तरह से घुमा के तब नीचे लेके जाना है, या फिर इसको घुमा, या इस वायर को इस तरह से घुमा देना है। उससे क्या होता है कि ये स्पष्ट होता है कि ये और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम ख़त्म कर रहे हैं। लास्ट हम अभी इस वीडियो में हम होमवर्क भी दे देते हैं, और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कराएंगे, ठीक है ना। और इस चैप्टर में हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर चैप्टर छोड़े हैं, टॉपिक छोड़े हैं। इसको छोड़े नहीं हैं, इसको एक अलग चैप्टर बनाए हैं। रेजिस्टेंस पूरे अलग चैप्टर हम बना रहे हैं, कैपेसिटर एक अलग चैप्टर बना रहे हैं, और इंडक्टर भी एक अलग चैप्टर, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा हम करवाएंगे, ठीक ना। तो आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सॉरी अभी होमवर्क देना है, ठीक है ना। आज का होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन है मात्र, ठीक है ना। इसको बना लेना है। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं, जब विद्युत धारा स्थापित करने के लिए न्यूनतम क्या आवश्यकताएं हो सकती है। वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक तथा एमीटर। वोल्टेज स्रोत एवं चालक, वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं रजिस्टर, वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं फ्यूज। क्या हो सकती है इसमें से,
ठीक है ना। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव, धारा जब प्रवाह होगा तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, उसमें चुंबकीय विद्युत झटका देना, उसमें प्रकाश उत्पन्न करना चुंबकीय, उसमें चुंबकीय रासायनिक चुंबकीय विद्युत झटका देना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं डैश डैश के रूप में संपन्न होती है, ध्रुवीकरण, आयनीकरण, चुंबकीयकरण, इनमें से कोई नहीं। हम बता चुके हैं, ठीक ना, रासायनिक प्रोसेस थोड़ा बहुत, तो इसको बना के लाना है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।